काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। संत रविदास की जयंती के अवसर पर सिर गोवर्धनपुर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पंजाब और हरियाणा से आए सेवादारों की टोली ने सेवा की जिम्मेदारी संभाल ली है और संत रविदास मंदिर में सुबह और शाम के अमृतवाणी पाठ की शुरुआत हो चुकी है। मेले की रंगत सोमवार से और भी चटक हो गई है और मेले की दुकानों ने भी आकर्षण का केंद्र बना लिया है। सिर गोवर्धन जो संत रविदास का पैतृक गांव है, रैदासियों के लिए एक आस्था का गढ़ है। यहाँ से संत रविदास के मंदिर के साथ साथ एक इमली का पेड़ भी भक्तों के लिए खास महत्व रखता है। इस पेड़ के नीचे बैठकर संत रविदास ने कई बार सत्संग किया था और यहीं पर उनके शिष्य भी उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे। मान्यता है कि इमली के पेड़ के नीचे बैठकर संत रविदास ने साधना की और यहाँ से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। इस पेड़ की पवित्रता में श्रद्धालु आस्था रखते हैं। देश विदेश से आने वाले रैदासी इस पेड़ में कलावा बांधकर मन्नत मांगते हैं। विशेष रूप से महिलाएं यहाँ परिक्रमा कर अपने गुरु की श्रम साधना स्थली का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। संत रविदास मंदिर के ट्रस्टी KL सरोआ ने बताया कि जब संत हरिदास ने मंदिर की नींव रखी थी तो ये इमली का पेड़ सूखा हुआ था, लेकिन लगातार पानी देने से उसकी जड़ें फिर से हरी हो गई। अब ये पेड़ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ के स्थानीय निवासी राजकुमार यादव के मुताबिक इमली के पेड़ में लोगों की गहरी आस्था है। यहाँ की मिट्टी को भी लोग पवित्र मानते हैं और उसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं। संत रविदास की जयंती पर यहाँ आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले संत रविदास के मंदिर में जाकर उनकी चरण रज प्राप्त करते हैं, फिर इमली के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। जी गुरु जी, परिचय बता दीजिए अपना। भाई अपना परिचय। हम जिला जलंधर, शाहकोट तो जरनैल सिंह मेरा नाम है, पिंड मेरा खानपुर राजपूता। ये नीम के पेड़ की क्या कहानी है, क्या महत्व है? जो महाराज इतने जोड़े गंढ रहे थे, जो लोगों के जो गंढा है ना, जो उन्होंने शब्द बाणी इतने पढ़ा के दिखाते थी, बाणी पढ़ते थी, शब्द करते, सारे कीर्तन करते थी, सारी जनता इतने आती थी, सारा कुछ इतने। कितने साल पुराना ये पेड़ है? ये जो महाराज टाइम का ही है, जो महाराज इतने जोड़े गंढ उस टाइम का ही है। नागा साधुओं का जीवन हमेशा एक रहस्य रहा है। ये साधु दुनिया से कटकर अपना जीवन जीते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर एकांत में ध्यान, साधना और तपस्या करते हैं। लेकिन जब भी महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है, ये साधु अपनी एकांत की दुनिया छोड़कर इस भव्य आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। पर सवाल यह है कि लाखों की संख्या में ये साधु कुंभ में आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जाते कहाँ हैं? कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और इस दौरान नागा साधु सनातन धर्म की तपस्वी परंपरा का एक अहम हिस्सा बनकर सामने आते हैं। कुंभ में उन्हें स्नान का पहला अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति मिलती है। कुंभ के बाद नागा साधु अपनी रहस्यमयी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। इन साधुओं को कभी सार्वजनिक रूप से आते जाते नहीं देखा जाता। वे बिना किसी वाहन या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किए किसी रहस्यमयी तरीके से कुंभ तक पहुंचते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये साधु हिमालय में रहते हैं और कुंभ के दौरान ही आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कुंभ मेला के दौरान 2 सबसे बड़े नागा अखाड़े होते हैं, महापरिनिर्वाणी अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा, जो वाराणसी में स्थित है। ये अखाड़े नागा साधुओं के लिए एक तरह का धार्मिक केंद्र होते हैं, जहां से वे कुंभ में आते हैं और वापस अपने मठों में लौट जाते हैं। कुंभ के बाद ये साधु अक्सर हिमालय, जंगलों या अन्य एकांत स्थानों पर जाकर साधना करते हैं। उनका जीवन बहुत ही साधारण और तपस्वी होता है और यही कारण है कि वे केवल धार्मिक आयोजनों के दौरान ही सामने आते हैं। कुछ नागा साधु तीर्थ स्थानों जैसे काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन और प्रयागराज में निवास करते हैं, जो उनके लिए धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं। नागा साधु बनने के लिए दीक्षा प्राप्त करनी होती है और ये दीक्षा मुख्य रूप से कुंभ मेला के दौरान होती है। दीक्षा के बाद नागा साधुओं का वर्गीकरण भी किया जाता है। जैसे प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले को राजराजेश्वर नागा, उज्जैन में दीक्षा पाने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में दीक्षा लेने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधु अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान विभिन्न मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं, जहां वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन अधिकांश साधु समाज से कटकर और गुप्त रूप से रहते हैं, जहां उनकी साधना और तपस्या को ही प्रमुखता दी जाती है। जी क्या बोलते हैं उसे, मत बोलते हैं ना, शंकराचार्य वहाँ से निकल के आया था गंगा जी के घाट तक। अच्छा गुरु जी, कुंभ और महाकुंभ और अर्धकुंभ जो होता है, जी महाकुंभ में ये महाकुंभ है, इसमें हाँ। सबसे पहले आप लोग की प्राथमिकता क्यों दी जाती है? स्याही निकलती है। प्रयागराज से अब यहाँ आ गए, जब तक प्रयागराज में, अब काशी विश्वनाथ में बैठे हुए हैं, 4 दिन हो गए यहाँ से। गुरु जी, कुंभ में ही आप लोग क्यों दिखते हैं? उसके बाद आप लोग कहाँ चले जाते हैं? सब चले जाते हैं, अपने अपने ठिकाने लग जाते हैं, जंगल झाड़ियों में लग जाते हैं। आने जाने वाले तो महात्मा, ये तो चलता फिरता महात्मा का काम होता है, सन्यासी का। कोई मकान तो है नहीं, घर तो है नहीं उनका, अपना माही मेला ठेला में अपना
गुजारा करने वाले महात्मा। अभी गुरु जी काशी में कितने दिन आप लोग का? होली तक रुकेंगे, होली तक। होली तक। हाँ हाँ, अपना जूना गाड़ा तो रुकेंगे। महात्मा कोई चला जाएगा, कोई आएगा, कोई कहीं जाएगा। जाते आते का काम है बाबा लोगों का, एक जगह तो रुकते नहीं है बाबा लोग। तो वाराणसी के आर्य महिला नागर मल मुरारका मॉडल स्कूल में 12वीं की छात्राओं को विदाई देने के लिए 11वीं की छात्राओं ने एक भव्य और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित और मुख्य अतिथि भाजपा की क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा पूजा दीक्षित ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित ने मुख्य अतिथि पूजा दीक्षित को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और उनका स्वागत किया। इसके बाद विद्यालय की छात्राओं ने विविध रंगारंग कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी, जिसने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। संगीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया और हर किसी ने इस विशेष अवसर का आनंद लिया। मुख्य अतिथि पूजा दीक्षित ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 12वीं की छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें जीवन के नए अध्याय के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्राओं को मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के कई सदस्य मौजूद थे, जिनमें आशुतोष पांडे, श्वेता शर्मा, सुप्रिया केशरी, दीपा जोशी, आरती सिंह, ममता सिंह, सपना सिंह और अन्य उपस्थित थे। स्कूल का फेयरवेल का जो इवेंट होता है वो अपने में बहुत खास होता है, क्योंकि हम जिन बच्चियों को छोटे से बड़ा करते हैं, आज उनकी विदाई का समय स्कूल से होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरीके से मैंने अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति से परिवेश किया है, आगे आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे उज्जवल उनका कार्यकाल भी रहेगा। जहाँ जाएंगी वहाँ अच्छे से पढ़ेंगी भी, और मुझे लगता है समाज में एक अच्छा योगदान हमारे स्कूल के बच्चियाँ जरूर देंगी। माघी पूर्णिमा के अवसर पर काशी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रयागराज महाकुंभ के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें यहां भी व्यवस्था की कमी का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि महाकुंभ में भीड़ के साथ साथ सरकार और पुलिस विभाग की व्यवस्थाएं सही नहीं थी और काशी में भी वही हाल देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने बताया कि महाकुंभ में भी उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था और अब काशी में भी वही स्थिति बन गई है। एक श्रद्धालु ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में भी हमने काफी भीड़ देखी थी, लेकिन वहां के पुलिस और सरकार के मैनेजमेंट से हम हैरान थे। सिर्फ वीआईपी लोगों को ही पास मिल रहे थे, जिससे आम जनता को दिक्कत हो रही थी। यही स्थिति काशी में भी देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं ने काशी में खाने पीने और यात्रा सेवाओं में हो रही महंगाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में 50 रुपए का किराया होना चाहिए था, लेकिन काशी में 300 रुपए तक ले रहे हैं। वही स्थिति खाने पीने की चीजों की भी है, जो पहले 10 रुपए में मिल रही थी, लेकिन अब 30 रुपए में मिल रही है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दलालों द्वारा वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर 1000 से 1500 रुपए तक वसूले जा रहे थे, जिससे श्रद्धालु बेहद नाराज हैं। हमने महाकुंभ और काशी में काफी धक्का मुक्की देखी है और दोनों जगहों पर सरकारी व्यवस्थाओं का अभाव है। इस व्यवस्था को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। हमें खाने पीने और दर्शन के लिए बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। श्रद्धालुओं ने सरकार से अपील की है कि वह जन सुविधाओं को प्राथमिकता दे और बिना वसूली के श्रद्धालुओं को सही तरीके से सेवा प्रदान करे, ताकि अगली बार वे ऐसे आयोजनों में फिर से आ सकें। मैं काशी का दर्शन के लिए आए थे, उधर काशी विश्वनाथ टेम्पल के, मगर इधर सभी व्यवस्था क्या बोले तो सभी ऑटो का चार्ज भी ज़्यादा है, सभी क्या तो खाना बोले तो भी डबल चार्ज बोल रहे हैं। ऑटो वाला कितना किराया लिया? ऑटो वालों 300 रुपये किराया ले रहे हैं, उन्हीं आधे किलोमीटर 3 किलोमीटर में 300 रुपये ले रहे हैं। और वो एक संविधान है, वो लार्ज वाला रात में 500 रुपये 300 रुपये का लार्ज का रेगुलर है उसका। पहला मेरा इधर फ्रेंड है, एयरफोर्स में काम करता, उन्होंने बोले थे 300-400 रुपये में आपको 500 रुपये में आपको रूम मिल जाते हैं, उधर जाओ बोल के गए थे। मैं ऐसा उसका इन्फॉर्मेशन लेके इधर आए थे। उन्होंने अभी हमारा पास 2500 रुपये लिए खाली एक रूम के लिए। हम 4 जन हैं इधर, हम बहुत दूर से आए हैं, फिर भी थोड़ा व्यवस्था 50। इस समय वाराणसी स्टेशन पे खड़े हैं। हाँ सर, स्टेशन पे। या सर, तो यहाँ से आपको ऑटो वाला कितना पैसा लिया? अभी 300 रुपये लिया सर मेरे पास। 300 रुपये एक सवारी? यहाँ से एक सवारी। और कहाँ छोड़ा आपको? वो थोड़ा पास में बनारस पास के एक रिंग रोड है, उसके पास छोड़े और सिग्नल चौरास्ता में छोड़ दिया। मैं इधर आया। हम प्रयागराज को तो हमारा गांव से फ्राइडे निकले थे, तो हम परसों नाइट को प्रयागराज को पहुँचे। प्रयागराज में इतना भीड़ जमा हो गया कि बहुत लोग आ रहे। मेन उधर प्रॉब्लम क्या है बोले तो लोकल पुलिस जो है ना, वो वीआईपी का जो पॉलिटिशियंस और वीआईपी बिजनेसमैन वो लोग आने के लिए मेन जो रास्ता जो श्रद्धालु चल के आते हैं वो रास्ता बंद कर रहे।
बंद करके इधर से जाओ उधर से जाओ बोल के मेन श्रद्धालु को पूरा डाइवर्ट करके प्रॉब्लम कर रहे। पुलिस मैनेजमेंट इतना बेकार है सर, हमें तो प्रयागराज में भी वैसा लग गया और काशी में आ गए। काशी में आए तो भी यहाँ भी भीड़ है, वही लोग इधर आ रहे, इधर भी वो पुलिस वाला कॉमन पीपल को रेस्पेक्ट नहीं है। मैं वो खाली वीआईपी बिजनेस पर्सन, उनको कैसा चाहिए वैसा रोड डाइवर्ट करना, नॉर्मल कॉमन पीपल को प्रॉब्लम करना, ये मेजर प्रॉब्लम है। इसलिए हमको कैसा लग रहा है बोले तो ये पुलिस का और सरकार का ये मैनेजमेंट कॉमन पीपल से जो है ये तरीका देख के हम दोबारा इधर आने का मन नहीं लगता, वैसा हो रहा है। सुबह 11 बजे पहुँचे, नेक्स्ट डे 8-9 बजे रात को। बोले तो 80 किलोमीटर ये था ट्रैफिक, 80 किलोमीटर। वहाँ पे ट्रैफिक में ही 12 से 14 आवर्स ट्रैफिक में ही फंसे थे। हाँ, उधर हम कॉल भी किए थे हेल्पलाइन पे, 112 ने, हाँ 112 को कॉल किए थे वहाँ पे। सो वो भी क्या नहीं मैनेज में। कब नहा के निकले वहाँ से? मॉर्निंग 10:30-11 बजे। वहाँ से ट्रैफिक में भी थी। कल हाँ कल 12-1 बजे। यहाँ कब पहुँचे हैं? यहाँ पहुँचे देखो 7 बजे। ट्रैफिक का सामना करना, हाँ बहुत। वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में संत रविदास की जयंती को लेकर श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। इस विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं ने काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दौरा किया है, जिसमें राजघाट स्थित रविदास मंदिर भी शामिल है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे डॉक्टर अंशुल अभिजीत भी राजघाट स्थित रविदास मंदिर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा भाव से मंदिर में मत्था टेका और संत रविदास के आशीर्वाद से खुद को धन्य महसूस किया। यह दिन वाराणसी में खास धार्मिक महत्व रखता है, जहां श्रद्धालु संत रविदास की शिक्षाओं और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और इस दौरान विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन भी चल रहे हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का सुपुत्र हूँ और बाबू जगजीवन राम जो प्रधानमंत्री थे उनका नाती हूँ। और ये जो हम भव्य मंदिर गुरु रविदास को जो समर्पित ये भव्य मंदिर का निर्माण बाबू जगजीवन राम ने किया था, ये आस्था और श्रद्धा का स्थल है और एक प्रतीक है, एक प्रतीक समता और समरसता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, सामाजिक न्याय का प्रतीक है। और इस अवसर पर गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर मैं सब लोगों को, काशी के सब लोग को, उत्तर प्रदेश के, इस सारे मुल्क के, सारी दुनिया के सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब ये संकल्प लें इस मंदिर में कि ऐसा समाज बनाएं। गुरु रविदास जी ने जिस समाज की कल्पना की थी, जिस शहर की कल्पना की थी, एक बेगमपुरा शहर जहाँ पर कायनात की सारी खुशियाँ एक जगह सिमट जाएं, जहाँ पर कोई गिला शिकवा ना हो, कोई गम ना हो, ऐसे समाज की कल्पना की थी। और इसी प्रेरणा को स्रोत को लेते हुए बाबूजी ने इस मंदिर का निर्माण किया। गंगा के तट पे ये खूबसूरत मंदिर है, आप देख सकते हैं, राजघाट पर है। और मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर सब लोग आमंत्रित हैं, सब लोग यहाँ आए, कोई समुदाय से हो, कोई वर्ग से हो, कोई धर्म से हो, यहाँ पर आए, यहाँ पर गुरु रविदास के प्रवचन, उनकी वाणी को सुने और उनसे एक तरह से एक उनको साहस मिले कि हम ऐसा समाज समता और समरसता का बना पाएं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।